नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार के साथ दिक्कत ये है कि वो झूठ बोलती है और अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के नए नए तरीके खोजती है। अब देखिए कि ये छठ का मौसम है। बिहार से बड़ी तादाद में हर साल लोग अपने गृह प्रदेश में जाते हैं, अपने गांव घर को जाते हैं छठ पर्व को मनाने के लिए। और इस दौरान आपको देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हों, गुजरात के सूरत जैसे स्टेशन हो, मुंबई रेलवे स्टेशन हो, और भी दूसरी जगहों पर आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है कि ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुर्घटना, हादसा न घट जाए। और बहुत सारे लोग शौचालयों में या ट्रेन की छत पर सवार होकर यात्रा करते हैं, लटकते हुए रेल के दरवाज़ों पर आपने लोग देखे होंगे। अब होना तो ये चाहिए, ये हर साल चूँकि होता है तो इसका बड़े पैमाने पर प्रबंधन होना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो और उन्हें सुरक्षित अपने घर जाने और लौटने की व्यवस्था हो सके। सरकार हर साल बड़े बड़े दावे कर देती है। इस साल उसने दावा कर दिया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन वो बिहार के लिए चला रही है देश भर से। बाद में ये संख्या बढ़कर 12,800 के करीब उसने बताई। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे देश में कुल 14,000 ट्रेन हैं और भारत सरकार कह रही है कि वो 13,000 ट्रेन बिहार के लिए चला रही। क्या ये संभव है? ये बहुत बड़ा झूठ है, ये धोखेबाजी है बिहार के लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ। और शायद इतना बड़ा झूठ इसलिए भी बोला होगा कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव के समय लोगों को खुश करना ये उसे ज़रूरी लगा होगा और इसको भुनाना भी। इसीलिए बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने इसे पीएम मोदी की सौगात तक बता दिया था और कहा था कि इससे लाखों यात्रियों को लाभ होगा। लेकिन जो विजुअल्स देखने आ रहे हैं वो आपको स्पष्ट कर देते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है मोदी सरकार की घोषणाओं में और जो स्थितियां हैं सामने हमें दिख रही हैं उसमें। पिछले साल 7,500 ट्रेन चलाई गई थी, ये सरकार का कहना है, और इस बार 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बल्कि 12,739 ट्रेन चलाई जा रही। लेकिन ऐसा लगता नहीं। हर दिन जो आंकड़े हैं रेलवे के, उसके हिसाब से हर दिन 15 से 20 लाख लोग देश भर से बिहार के लिए या छठ के पर्व पर यात्रा करते हैं और तकरीबन इन छठ पर्व के दौरान 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोग अपने गांव घर को जाते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या है, इसको मैनेज करना भी आसान नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है तो ये जनता को बताया जाना चाहिए, उन्हें गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। पलायन बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, ज़बरदस्त समस्या है, ये पूरा देश जानता है। बिहार में इस साल चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और हम सब जानते हैं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ के आसपास लोग माइग्रेट करते हैं बिहार से। बहुत बड़ी तादाद है। उनमें से बहुत सारे लोग इस मौके पर अपने घर को लौटते हैं और पलायन की वजह भी हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों, वादे कर रहे हों इस चुनाव में, लेकिन हकीकत ये है कि इन 11 सालों में, या यूँ कहें कि 20 साल से नीतीश बाबू का जो राज है उसमें पलायन घटने के बजाय बढ़ा है। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। एक छोटे से समय को छोड़ दें जब महागठबंधन की सरकार थी, या वो समय निकाल दीजिए आप, तो नीतीश राज चल रहा है और डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन इस 11 साल में बिहार में कोई नए कारखाने नहीं लगे।
पुराने कारखाने जो बंद हो गए थे उनको चालू नहीं किया गया। पूरी जो ग्रामीण आबादी है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से, अंचलों से बड़े पैमाने पर वहाँ के युवक बेरोजगार बाहर जाते हैं और घर में अपने जो बच्चे और औरतें रह जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है बिहार की, जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा है। बस चुनाव के दौरान ये मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे विपक्ष के पार्टियां हों चाहे सत्तारूढ़ दल हों, इन सब का आलम यही है। हम सत्तारूढ़ दल को कटघरे में इसलिए खड़े करेंगे क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता में है और उसने अपने आप को नीतीश कुमार विकास बाबू, सुशासन बाबू वगैरह वगैरह कहते रहे हैं, लेकिन किया क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जाकर पिछले चुनाव में कहा था कितने करोड़ चाहिए, 50 करोड़ 70 करोड़ बोली लगाई थी, लेकिन दिया क्या? ये कहा था कि यहाँ की ये मिल खुल जाएगी, वहाँ की मिल खुल जाएगी, कुछ नहीं हुआ और वही सब कुछ वैसा ही चलता रहा और लाखों की तादाद में लोग पलायन करते रहे। ये बिहार के समाज की त्रासदी है कि उन्हें अपने प्रदेश में न शिक्षा मिल रही है न रोज़गार मिल रहा है और उन्हें दोनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिहार के युवक शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं और रोज़गार के लिए भी उन्हें बाहर भटकना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। बिहारी शब्द को लोग कई बार गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहद अपमानजनक है बिहारियों के लिए। लेकिन ये वहाँ के शासकों की बदौलत हो रहा है। इसके लिए वहाँ के शासक जिम्मेदार हैं, वहाँ के राजनीतिक दल और नेता जिम्मेदार हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए बार बार दल बदलते रहते हैं, लेकिन जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। झूठे वादे, बरगलाने वाले वादे। तो ये समस्या पलायन की है जिस पर हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गई है और हर बार हम इस पलायन के रूप को देखते हैं छठ के पर्व पर, जब बड़ी पैमाने पर लोग जा रहे होते। एक बार हमने और देखा था जब कोरोना के समय हजारों बिहारी देश भर से पैदल, साइकिलों से, किस किस तरह से सपरिवार, छोटे बच्चे, औरतों के साथ, बिहार के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, ज़्यादातर इन दोनों राज्यों के ही थे, जा रहे थे। कितना दर्दनाक दृश्य था वो, जब इस तरह से चिलचिलाती गर्मी में भटकते हुए जाने कितने रास्ते में शेष हो गए वो पहुँचे थे। तो ये बिहार के पलायन का जो रूप है वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दर्दनाक है। ये हमें समझना चाहिए। वो इसी देश का हिस्सा है। इसी देश में बिहार नीतीश बाबू के कार्यकाल में अभी भी सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हर मामले में, किसी एक मामले में बिहार आगे नहीं है। क्राइम को छोड़ दीजिए, जातिवाद को छोड़ दीजिए, निगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन वही है। अभी भी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार जंगल राज का जाप करते रहते हैं, लेकिन अभी वहाँ जो जंगल राज चल रहा है वो कम नहीं है। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। नीतीश कुमार के राज में भी 70,000 से ज़्यादा मर्डर हुए हैं। बलात्कारों की तो कोई अंत नहीं है। महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, ये सब जारी है। सवाल उठता है कि इस चुनाव के मौसम में, चुनाव के दौरान जब ये मुद्दे उठ रहे हैं, तो जो बिहार की जनता है वो इसे किस तरह से देखती है? क्या बिहार की जनता इसे एक पासिंग फेज के तौर पर देखती है, या उसने अपना मुस्तकबिल मान लिया है कि ये हमारी नियति ही है और उसने चुनाव के दौरान जिस भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, करप्शन, रिश्वत मिल जाए, 10,000 रुपये मिल गए, अकाउंट में आ गए, खुश हो गए, वोट दे दिया, क्या ये इन आधार पर अगर बिहार के लोग मत करेंगे, देंगे, तो फिर क्या होगा? उन्हें यही सब मिलेगा। ठीक ही कहा है लालू यादव ने या दूसरे नेताओं ने
कि गुजरात के लिए तो बुलेट ट्रेन है, एक से एक ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन बिहार के लिए ऐसी ट्रेन, भरी भरी ट्रेन, भाई ये मज़दूर हैं, अगर ये मज़दूर गुजरात न जाएं, पंजाब न जाएं, दूसरी जगहों पर न जाएं, तो वहाँ लेबर की कितनी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो सकती है। तो हमें अपने श्रम का भी तो सम्मान करना चाहिए, श्रमिकों को भी तो सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, उन्हें भी जीने का हक है और सम्मानपूर्वक जीने का हक है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये अडानी तो सुनिश्चित नहीं कर सकते, और मोदी क्यों करेंगे? वो तो अडानी की जेब में है, तो कौन करेगा? ये जो रूलिंग क्लास है हमारे देश का, वो इतना करप्ट हो चुका है और वैचारिक तौर पर दिवालिया हो चुका है और जन सरोकारों से इतना कट चुका है कि इन गंभीर समस्याओं पर वो केवल चुनाव के दौरान सोचता है, चुनावी वादों के रूप में देखता है, किसी तरह से सत्ता में आने की सीढ़ी समझता है। वो इनके समाधान के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। न प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते हैं, न नीतीश कुमार करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सत्ता में आने के बाद कितना वो करेंगे, कितना कमिटमेंट दिखाएंगे, या वो भी सत्ता के खेल में ही उलझ के रह जाएंगे, अभी हम नहीं कह सकते। अभी तो वो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उतना धन, उतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? क्या मोदी जी बिहार को तब इन्वेस्टमेंट देंगे जब कोई दूसरे दल की सरकार होगी? जब अपने ही दल की सरकार थी तब उन्होंने बिहार के बारे में नहीं सोचा। तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के बारे में तो उनका रवैया हम सब जानते ही हैं। उनको हर तरह से परेशान करना, राजनीतिक तौर पर एजेंसियों के ज़रिए, गवर्नर के ज़रिए, और जो भी फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए उससे भी वंचित रखते हैं। तो ये तो केंद्र सरकार का नज़रिया है। अगर राज्य में कोई अच्छी सोच वाली एजेंडे के तहत और एक विजन के साथ सरकार आए, उसके पास पूरा रोड मैप हो, अगले 5 साल में क्या क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, तभी कुछ रास्ते खुल सकते हैं। बिहार जिस गर्त में चला गया है, वो 2 साल 5 साल का एजेंडा नहीं है उसको वहाँ से निकालने का। कम से कम 15-20 साल लगेंगे जब कोई बहुत ही कमिटेड, ईमानदार सरकार वहाँ आए, नेतृत्व वहाँ आए और जनता का विश्वास जीत सके वो, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर सके, तभी संभव है। लेकिन ये संभव होगा कैसे? हमने तो पूरे देश में यही देखा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति चलाई जा रही है। कहीं सवर्णवाद को सत्ता में लाने की कोशिशें हो रही हैं, मनुवादी संविधान लागू करने की कोशिश हो रही हैं, ये सवर्ण वर्चस्व को कायम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस राजनीति से परे जाकर विकास के एजेंडे को गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के एजेंडे को लेकर कोई सरकार कितनी शिद्दत से काम करेगी, इसकी कोई गारंटी कहीं से मिलती हुई नहीं दिख रही। देश भर में कितनी ही सरकारें, एक केरल की सरकार को छोड़ दीजिए जहां पर ये घोषणा होने वाली कि अब उस राज्य में कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग नहीं रह गए, अति गरीब पूरे खत्म हो गए हैं केरल से, एक वो राज्य है। या दक्षिण के कुछ राज्यों में फिर भी गवर्नेंस अच्छा हो रहा है, लेकिन बाकी राज्यों में, अभी हम महाराष्ट्र को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, कहीं भी आपको एक अच्छा गवर्नेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सारे स्टेट तबाह हो रहे हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति पिछले 11 साल से चल रही है, उसने और भी तबाही की है। तो वापस लौटते हैं कि ये जो पलायन का मुद्दा है बिहार का, और हर साल हम जो नज़ारे देखते हैं छठ के मौके पर, क्या इसका कोई समाधान निकलेगा? क्या केंद्र और राज्य की सरकारें अपने तमाम मतभेदों को दरकिनार करके
एक बार बिहार को इस गर्त से निकालने का कोई एजेंडा बना पाएंगे। और बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश कौन सा विकास कर रहा है, वहाँ भी वही, वो भी बिहार से थोड़ा ऊपर होगा, बस उसकी भी दुर्गति वही कर रखी है हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ने। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ने, जिन्हें गवर्नेंस का जी नहीं आता है, बस ठोको पॉलिटिक्स का हथियार लेकर वो घूमते रहते हैं, उसी से उनके भक्तगण बम बम होते रहते हैं। तो एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ज़रूरत है। एक बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति की ज़रूरत है कि ये इश्यूज राजनीति से परे हटा दिए जाएं और इनमें आम और पिछड़े और दलित और इन आदि लोगों की उत्थान के बारे में एक राय बनाई जाए। बाकी सब ठीक है, राजनीति चलेगी, सत्ता के लिए लड़ाई चलेगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलेगी, सब चलेगा, लेकिन ये तो एड्रेस करना चाहिए। ये मिनिमम है जो हम अपने देश की जनता को दे सकते हैं। हमें मालूम है कि मोदी जी को भी गवर्नेंस का जी नहीं आता है और वो इस टर्म में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य हिंदू राष्ट्र कायम करना है, मनुस्मृति की चीज़ें संविधान में ठूंसनी है और अल्पसंख्यकों को सबक सिखाना। इसके अलावा उनके पास और कुछ न उनके पास दृष्टि है और ना एजेंडा है, तो उनसे तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और ऐसे में जाहिर है कि हम घूम फिर कर वहीं लौटते हैं कि बिहार इस दशा से कैसे निकलेगा भी कि नहीं, कि यही उसकी नियति अभी रहेगी जब तक कि बिहार में कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ना आ जाए। वहाँ की राजनीति में, नेतृत्व में, इस चुनाव में वो बदलाव के संकेत तो नहीं दिख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।